बिहार चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद बीजेपी का अगला टारगेट पश्चिम बंगाल है, जिसे लेकर खुद पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मेगा प्लान तैयार कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य पश्चिम बंगाल में पहली बार कमल खिलाना है। लेकिन बिहार और बंगाल में अंतर है और इस बात को बीजेपी भी भली भांति समझती है। सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरीके से बंगाल बिहार से अलग है। बंगाल में सीधी टक्कर बीजेपी और टीएमसी के बीच है, लेकिन बीते 3 चुनाव यानी 2019 के लोकसभा, 2022 के विधानसभा और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए राहें इतनी आसान नहीं है। सिर्फ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कमल खिलाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस प्रदेश में बिहार और उत्तर प्रदेश की तरह चुनाव में जाति सिर्फ बड़ी फैक्टर नहीं है, उससे भी बड़ा फैक्टर ममता बनर्जी है। बीजेपी और टीएमसी की भयंकर लड़ाई के बीच एक ओर जहां बीजेपी ने अपनी रणनीति को बदला है, तो दूसरी ओर ममता के टीएमसी के सुर भी बदलने लगे हैं और ममता के सुर भी बदले बदले लग रहे हैं, जो बता रहे हैं कि बंगाल में मुकाबला बेहद दिलचस्प है, बेहद रोमांचक है और कांटे की जबरदस्त टक्कर है। तभी तो ममता अब वक्फ कानून को भी मान रही हैं और सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड भी खेल रही हैं, ताकि किसी तरीके से जो नैया भवसागर में फंसी है वो पार लग सके। लेकिन ये मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल लग रहा है और चुनाव से पहले ममता ने सरेआम सरेंडर कर दिया है। टीएमसी ने हथियार डाल दिए हैं। क्या है पूरा मामला, आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी अपनी रणनीति में कैसे बदलाव किया और क्यों बीजेपी को अब एक बड़ा शिफ्ट करने की जरूरत पड़ गई। वीडियो शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। पश्चिम बंगाल में हो गया सबसे बड़ा खेला। चुनाव से पहले बीजेपी ने बदल दी अपनी रणनीति, ममता की टीएमसी ने भी डाल दिए हथियार। कौन सी पार्टी पर इस बार दांव लगाएंगे बंगाली? साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की 42 लोकसभा सीटों में से 18 पर जीत हासिल की थी। उसे 40.25% वोट मिले थे। यह बीजेपी का सबसे शानदार प्रदर्शन था। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी इसी मोमेंटम को कायम नहीं रख पाई। उसका वोट प्रतिशत गिर गया और वो घटकर 27.81% पर पहुंच गया। उसकी सीटों की संख्या 3 से 77 पहुंच गई, लेकिन वोट परसेंट में जबरदस्त नुकसान हुआ। हालांकि 2016 के विधानसभा की तुलना में यह प्रदर्शन बेहतर था। फिर 2024 के लोकसभा में बीजेपी अपनी पुरानी बढ़त कायम नहीं कर पाई। उसकी सीटें घटकर 12 हो गई और उसका वोट परसेंटेज 39% रहा। यानी बीते 2 चुनाव में टीएमसी अपने 2019 के प्रदर्शन से आगे नहीं निकल पाई है, जबकि बीजेपी का वोट परसेंट विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा में बढ़ा है, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बहुत भयंकर था। यही पार्टी के लिए अब एक बड़ा मुद्दा है और अब पार्टी के लिए एक बड़ी चिंता है, वो है वोट बैंक का, वोट परसेंटेज का विधानसभा चुनाव में गिरना। इस वक्त पश्चिम बंगाल में एसआईआर चल रहा है। इससे पहले बिहार में भी एसआईआर हुआ और एसआईआर के दौरान बीजेपी घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाने में कामयाब रही है। लेकिन बंगाल में एसआईआर पर बीजेपी का रुख थोड़ा अलग है। पार्टी बंगाल में राष्ट्रवादी मुसलमानों को लेकर साथ चलने का प्लान तैयार कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने बीजेपी के एक नेता के हवाले से लिखा है कि दूसरे प्रदेश के मुकाबले पश्चिम बंगाल में एक अलग फॉर्मूले की जरूरत है, क्योंकि जाति उतना अहम मुद्दा नहीं है जितना कि दूसरे राज्यों में है। ऐसे में यहां बीजेपी को क्षेत्रीय और धार्मिक समीकरण दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी 30% के आसपास है। प्रदेश की 294 विधानसभा में केवल 40 से 50 सीटों पर ही मुसलमान बेहद प्रभावी हैं। इन सीटों को नजरअंदाज भी किया जा सकता है। लेकिन बंगाल में कई सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन जीत हार तय करने में भूमिका अहम हो जाती है। 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर भी बीजेपी की हार हो गई थी। ऐसे में पार्टी इन सीटों पर मौका चूकना नहीं चाहती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 27% मुसलमानों की आबादी है, लेकिन हिंदुओं की आबादी 70.5% है। जबकि आज की स्थिति में अनुमानों को लेकर तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं।
कई लोग तो मुसलमानों का आंकड़ा 33 से 34% तक बताते हैं। इसलिए बीजेपी इस बार के चुनाव में उन मुस्लिम वोटरों को टारगेट कर रही है जो किसी भी कारण से ममता से नाराज चल रहे हैं। हालांकि इसकी संख्या कितनी है यह भी अभी सवालों के घेरे में है, लेकिन यह बात तो तय है कि टीएमसी से कुछ मुसलमान नाराज चल रहे हैं। टीएमसी से नाराज मुसलमान आमतौर पर कांग्रेस या फिर लेफ्ट पार्टियों को वोट कर देते हैं। बीजेपी किसी तरह इनको अपने पाले में लाने की जी तोड़ कोशिश में लगी है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य के बयान भी इसी की ओर इशारा करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक बीते 3 साल में बंगाल में राजनीतिक हिंसा में सबसे ज्यादा मुसलमान समुदाय के लोगों की मौत हुई है। वो कहते हैं कि देश के किसी भी राज्य में ऐसे हालत नहीं है। वो मुसलमानों से कहते हैं कि आप कब तक मंदिर और मस्जिद की कहानी सुनेंगे, ये सब पुरानी चीजें हैं। यानी बीजेपी जो है अपनी रणनीति को थोड़ा बदलती हुई नजर आ रही है और हो सकता है यही ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा खतरा बन जाए। मुसलमानों पर शुवेंदु अधिकारी के बदले तेवर। जहां तक बात मुसलमानों को टारगेट करने की है तो बात करना जरूरी है पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी की। बंगाल विधानसभा में जो लगातार ममता के विरोध में रहते हैं, उन्होंने मुसलमानों को लेकर अपना रुख थोड़ा नरम किया है। उनके बयानों का हवाला लेकर टीएमसी बीजेपी पर एंटी मुस्लिम होने का आरोप लगाती है। अधिकारी लगातार टीएमसी पर एंटी हिंदू होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन बिहार चुनाव में मिली जीत के हफ्ते दिन के भीतर ही शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी गलत धारणा बनाती है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है। हम सभी के विकास की बात करते हैं। उन्होंने पीएम मोदी के नारे का जिक्र किया, सबका साथ सबका विकास। वो कहते हैं कि हमने मुसलमान समुदाय को केवल एक वोट बैंक के तौर पर नहीं देखा। भारतीय मुस्लिम एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं। इस एसआईआर का मकसद बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या शरणार्थियों को निकालना है। बीजेपी के दूसरे नेता भी कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम केवल घुसपैठ, जिहाद और रोहिंग्या के खिलाफ हैं। हालांकि बीजेपी के इस दावे पर टीएमसी और वाम दलों का कहना है कि यह कौन तय करेगा कि कौन राष्ट्रवादी है और कौन नहीं। कई नेता अब टीएमसी के बीजेपी में शामिल होने लगे हैं। चुनाव का समय है, इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे में कुछ नेताओं को लगता है कि इस बार बीजेपी की सरकार बन सकती है, तो इसलिए वो चुनाव से पहले पलटी मार रहे हैं। वहीं अब देखना यह भी होगा क्या बीजेपी से कई नेता जाते हैं कि नहीं टीएमसी में, क्योंकि पिछली बार चुनाव के बाद शुवेंदु अधिकारी तो मजबूती से बीजेपी के साथ लड़े, बीजेपी का चेहरा तक बन गए, लेकिन कई नेता जो बीजेपी से चुनाव जीते थे वो भी टीएमसी में चले गए और एक बार फिर से इस बात को लेकर संभावना जताई जा रही है। यानी अदला बदली दोनों तरफ से हो सकती है और दल बदल भी चल सकता है। ममता भी जमकर खेल रही हैं हिंदुत्व कार्ड। बंगाल की सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी भी पिछले कुछ सालों से सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी हैं और जैसे चुनाव नजदीक आता है उनके अंदर हिंदुत्व की बातें उमड़ने लगती है। इसी कड़ी में हाल के सालों में उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो ये दिखाता है कि उन्हें हिंदुओं के नाराज होने का बहुत डर है। कुछ साल पहले उन्होंने पुजारियों के लिए भत्ते की घोषणा की थी। इस साल प्रदेश में पहली बार रामनवमी पर सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया था और तो और प्रदेश में वो कई मंदिरों का निर्माण भी करवा रही हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा बड़े त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं। इन त्योहार पर सार्वजनिक अवकाश होता है, लेकिन रामनवमी पर बंगाल में अवकाश नहीं होता था। कभी ममता जय श्री राम के नारे को सुनकर भड़क जाया करती थी। बंगाल में कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जब ममता को देखकर कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगा दिए तो वो काफी नाराज हो गई, गुस्सा हो गई। लेकिन इस साल रामनवमी के मौके पर टीएमसी नेता रामनवमी की शोभा यात्रा में जय श्री राम के नारे लगाते दिखे और ममता भी अंदर खाने लगा रही होंगी। हालांकि उनकी नीयत क्या है ये हर किसी को मालूम है। सिर्फ हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए, दिखाने के लिए वो जय श्री राम के नारे लगा सकती है। ममता बनर्जी ने रामनवमी के अवसर पर प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं भी दी थी। टीएमसी सुप्रीमो प्रदेश में समुद्र तटीय पर्यटन स्थल दीघा में पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर विशाल मंदिर का निर्माण करा रही हैं, जो अंतिम चरण में है। इसके अलावा सीएम ने प्रदेश में कई मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ नए मंदिरों के निर्माण की घोषणा की है। इसके अलावा प्रदेश में 40,000 से अधिक क्लबों को प्रत्येक साल दुर्गा पूजा पर 70,000 रुपए का अनुदान देने का उन्होंने ऐलान किया था और वो दे भी रही हैं। मौजूदा हालात में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलना ममता की मजबूरी बन गई है। प्रदेश में बीजेपी की पैठ लगातार मजबूत हो रही है। कट्टर हिंदुत्व का मुकाबला करने के लिए उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है, लेकिन हिंदुत्व के साथ साथ बंगाल में थोड़ा मामला बिहार यूपी से अलग है। लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप झेल रही ममता को अब लगने लगा है कि हिंदुत्व की नाराजगी उनके लिए महंगी पड़ जाएगी। यानी
एक और बीजेपी पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ नहीं जा रही है, दूसरी ओर ममता। लेकिन ममता की स्थिति इसलिए ज्यादा खराब है क्योंकि वो सत्ता में है और एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है। वक्फ कानून पर भी ममता बनर्जी का सरेंडर। केंद्र की मोदी सरकार ने जब वक्फ का कानून बनाया तो कई विपक्षी दलों और उनके शासित राज्यों की सरकारों ने इसका जमकर विरोध किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता ने तो बेहद आक्रामक तरीके से इसका विरोध किया था और खुलेआम कहा था कि कुछ भी हो जाए बंगाल में वक्फ लागू नहीं होने देंगे, चाहे गोली ही क्यों ना चल जाए। लेकिन अब ममता ने सरेंडर कर दिया है, हथियार डाल दिए हैं। टीएमसी सरकार ने वक्फ संशोधन कानून 2025 को बंगाल में लागू करने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि प्रदेश की लगभग 82,000 वक्फ संपत्तियों का विवरण 5 दिसंबर की अंतिम तारीख से पहले केंद्र के पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए। यह उसी डर का हिस्सा है जिसमें खुलकर तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। ममता सोच रही हैं कि किसी तरह सॉफ्ट राजनीति की जाए, नहीं तो हिंदू अगर थोड़े भी छिटके तो वो कहीं के भी नहीं रहेंगे। यानी एक और बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है, कुछ मुसलमानों को खींचने की कोशिश कर रही है। वहीं ममता ये डर लग रहा है उनको कि कहीं ज्यादा मुसलमान हिंदू भाग न जाए। ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है, कांटे की टक्कर है, जबरदस्त लड़ाई है। अभी यह कहना बहुत मुश्किल है कि कौन जीतेगा, लेकिन एक बात तो तय है, ममता की धड़कन इस बार बहुत बढ़ी हुई है। पिछले 3 चुनाव से ये चुनाव ममता के लिए बहुत कठिन होने वाले हैं क्योंकि बीजेपी इसके लिए जीत तोड़ तैयारी कर रही है। पीएम मोदी अमित शाह इसके लिए अलग प्लान तैयार कर रहे हैं। अब शुभेंदु अधिकारी को लेकर भी किसी दिन बड़ा ऐलान हो सकता है क्योंकि बीजेपी के चेहरे के तौर पर वो ममता को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, अपने आसपास पैनी नजर रखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल धन्यवाद।